सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने पिछले वाला एपिसोड देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ए वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफन को दिखाया जाता है, जो कि उन सभी लोगों से कहता है कि अब बातचीत तो बहुत हो गई, टाइम आ गया है कि हम सभी लोग मिस्टिक 11 सेक्ट के ऊपर हमला करने के ऊपर डिस्कस कर ले। इसके साथ ही फिर जूफन यूनाही से पूछता है कि यूनाही, अगर तुम अपने साथ में कितने सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आए हो। तो यूनाही उसे बताता है कि टियानियो के 4 टाइगर्स तो बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए वहीं पे रुके हुए हैं और एल्डेजान फिलहाल एल्केमी को संभाल रहे हैं, जबकि बाकी के स्टीवर्ड्स इंटरनेशनल अफेयर्स को संभाल रहे हैं। इसके अलावा ल्यू एलायंस को छोड़ करके बाकी की पूरी एंटायर पावर यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसमें कि हमारे पास में 50 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स हैं, 5000 रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट्स हैं और 1 लाख की बड़ी फ्लाइंग टाइगर आर्मी। जो सब सुनकर के जूफन भी कहता है कि तो फिर इस सब से हम इन दोनों साइड्स के गैप को कंप्लीट कर देंगे और अगला कदम उनके होम एडवांटेज को कुचलना होगा। तो अब जल्दी से चारों ओर इकट्ठा हो जाओ और सुनो। तो अब जूफन की ये बात सुनने के बाद में फिर सभी लोग जूफन के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर जूफन उन सभी लोगों को सारी रणनीति के बारे में बताने लगता है, जो कि ऑफ कोर्स हमें नहीं बताया जाता, क्योंकि अब सीन कट होकर के मिस्टिक हेवन सेक्ट का दिखाया जाता है और अब जूफन की उस 6 मंथ की डेडलाइन का समय आ चुका होता है। जिसके साथ ही फिर हमें एक बंद कोठरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का गेट खुलने लगता है। तो उस कोठरी के अंदर हमें 3 सुंदरियों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक तो हमारी सीरीज की हीरोइन होती है, दूसरी सिस्टर रू हुआ और तीसरी कौन है उसको आप कमेंट में बताइए। जैसे ही उस काल कोठरी का गेट खुलता है, यंग मास्टर सायू उन लोगों के पास में अंदर आता है, उनसे कहता है कि सीनियर सिस्टर क्यानिंग, क्या ये वाकई में जरूरी है? तुम्हारा ये कारावास जल्द ही खत्म होने वाला है। 20 साल बीत गए, फिर भी तुम अभी भी उससे चिपकी हुई हो। लेकिन खैर, तुम अब वर्जिन नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आखिर अब तुम ऐसा तमाशा क्यों कर रही हो? शायू की ये सारी बातें सुनकर के हमारे कोईलेंग की बंदी यानी कि क्यानिंग उससे कहती है कि शायू, मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते हुए देखा है। मुझे लगा कि तुम अपने उस घटिया फादर से अलग हो गए, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा बेकार निकले और तुम्हारे अंदर छुपा हुआ वो डीमन तो तुम्हारे फादर से भी ज्यादा बुरा है। तुम्हारे फादर अपने बेटे को इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो ये सब करते हैं, लेकिन तुम तो खुद अपने लिए ये सब करते हो। तो यंग मास्टर तो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए किया है। जूनियर सिस्टर किंगचन लगभग आधा साल खत्म हो चुका है और अभी तक तुम्हारा वो बंदा यहाँ पर नहीं आया है, इसलिए अब बेहतर होगा कि तुम अब अपना काम संभाल लो और चिंता मत करो, मैं अपने ऊपर काबू रखूंगा और तुम्हें पूरी तरीके से चूज करके नहीं सुखा दूंगा, क्योंकि अभी तुम्हें तुम्हारे साथ साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। तो उस यंग मास्टर की ये सारी बकवास बातें सुनने के बाद सिस्टर जो सिर्फ उससे इतना कहती है कि वो जरूर लाएगा। अब क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे 6 महीने बाद मिलने के लिए आएगा, तो इसका मतलब वो जरूर यहाँ पर आ चुका होगा और अभी तक वो मुझसे नहीं मिल पाया है, तो इसका मतलब तुम लोगों ने उसे रोके रखा होगा और मैं हमेशा तब तक रुकी रहूंगी जब तक वो मेरे सामने नहीं आ जाता। जिस पे तो वो यंग मास्टर किंगचन को घूरते हुए कहता है कि अच्छाई और बुराई कभी भी एक साथ नहीं रह सकती। तो फिर आखिर वो डिमोनिक कल्टीवेटर हमारे राइटियर सेक्ट में कैसे घुस सकता है? सुनकर तो सिस्टर क्यानिंग हंसते हुए उससे कहती है कि क्या तुम डीमन की बात कर रही हो? तो बताओ कि यहाँ पर एक असली डीमन कौन है, मैं ये जानना चाहती हूँ। और उसी वक्त एक डिसाइपल आता है और सायू को बताता है कि यंग मास्टर, सेक्ट के बाहर कोई आपके बारे में पूछ रहा है, उसने कहा कि वो जूफेन है डीमन स्कैमिंग सेक्ट से। सुनकर तो सायू भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लाते हुए कहता है कि क्या वो छोटा सा डीमन हमारे मिस्टिक 11 सेक्ट के दरवाजे पर खड़े होने की हिम्मत करता है? तो जूफेन का नाम सुनकर तो सिस्टर चुचू के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। क्यानिंग भी उससे कहती है कि जूनियर सिस्टर, तुम्हारा वो बंदा बुरा नहीं है और सिर्फ अगर इस फैक्ट को ही देखा जाए कि वो तुम्हारे लिए अकेला ही मिस्टिक 11 सेक्ट के सामने खड़ा हो चुका है, ये चीज वाकई में उसे तुम्हारे लायक बनाती है। किंगचन थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि मगर मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं उसे यहाँ पर अपने सामने देखना चाहती हूँ और उससे अपना उस जवाब को जानना चाहती हूँ। तो क्यानिंग उससे कहती है कि जूनियर सिस्टर, जो आदमी तुम्हारी इतनी ज्यादा परवाह करता है वो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगा, इसलिए मुझे यकीन है कि उसका आंसर वही होगा जो कि तुम सुनना चाहती हो। दोनों लड़के शायू को इग्नोर करते हुए एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। इससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि अब बहुत हो गया, डिमोनिक कल्टीवेटर्स हमेशा बहुत ज्यादा बुरे और क्रूल होते हैं। तो फिर आखिर इस तरीके का एक डीमन, इस तरीके का एक डिमोनिक कल्टीवेटर आखिर जूनियर सिस्टर की साइड पे खड़े होकर के कैसे अच्छा लग सकता है? उसकी चिकनी चुपड़ी बातों ने तुम्हें उसके काबू में कर दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उस जैसे बेशर्म के हाथों तुम्हें कभी भी धोखा नहीं खाने दूंगा। अभी उसकी बहन सुई रूहा उससे कहती है कि जूनियर ब्रदर, आखिर
तुम इस तरीके से कैसे बदल गए? अगर तुम इस तरीके के तुच्छ और लालची इंसान कब से बन गए? तो शायू अपनी बड़ी बहन के ऊपर भी चिल्लाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रख। और जूनियर सिस्टर किंग चैन, तुम्हें लगता है कि अब मैं उस ज़ूफेन को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा? वो हमारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट में आ चुका है और वो भी बिल्कुल अकेला, तो अब वो वापस तो बिल्कुल नहीं जा पाएगा। किंग चैन उससे कहती है कि तुम उसे हरा नहीं सकते और मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम उसे ताना ना दो, वरना अगर तुम ये बात उसके सामने कहोगे तो तुम शायद अपनी जिंदगी को भी खो बैठोगे। शायू तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन दांत पीसने के अलावा और आगे कुछ नहीं कर पाता और सिर्फ वहाँ से जाते हुए उससे कहता जाता है कि जूनियर सिस्टर तुम बस देख लेना, जल्दी मैं यहाँ पर वापस आऊंगा और उस बंदे को अपने कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर कर दूंगा और तब हम देखेंगे कि हम में से आखिरी विजेता कौन होगा। वो उस बंदे से कहता है कि मुझे बताओ कि क्या वो ज़ूफेन अकेला आया है या फिर क्या उसके साथ में कोई और भी आया है? तो वो बंदा बताता है कि यंग मास्टर, उसके साथ में एक बंदा और आया है। ऐसे उस बंदे का नाम क्विलेंग है और वहाँ पर सिर्फ वही 2 लोग आए हैं। वहाँ पे क्विलेंग का नाम सुनकर तो कैनिंग भी थोड़ा शौक हो जाती है, जब इसे देख शायू स्माइल करते हुए कहता है कि ओह, तो वो बंदा क्विलेंग है। क्या वो सीनियर सिस्टर कैनिंग का वही क्लोज फ्रेंड तो नहीं है? सीनियर सिस्टर कैनिंग, आप तो सिर्फ यहाँ पर किंग चैन के बंदे को प्रेज कर रही थी, लेकिन देखिए आपका भी बंदा इससे कम नहीं है और यहाँ तक कि वो बंदा क्विलेंग तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है, इसने तुम्हारे कारण डबल ड्रैगन गैदरिंग में मेरे खिलाफ अपना मुकाबला भी छोड़ दिया था, जिसके कारण वो अपने सेक्ट से सजा का भी जोखिम उठा रहा था और अब जबकि वो भी उस अज्ञानी मूर्ख की तरह यहाँ पर आ गया है, तो मैं पक्का से उस बंदे की लाश को सीनियर सिस्टर के लिए दफनाने के लिए तो जरूर छोड़ दूंगा। इतना कह करके फिर वो वहाँ से जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर सीनियर सिस्टर कैनिंग अभी भी अपने बंदे क्विलेंग के लिए परेशान हो रही होती हैं। तो किंग चैन उसे कहती है कि सीनियर सिस्टर चिंता मत करिए, ज़ूफेन उसके साथ में है तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कैनिंग उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा बंदा वाकई में इतना ज्यादा अमेजिंग है और क्या वो वाकई में अकेला मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सामने खड़ा हो पाएगा? किंग चैन कहती है कि मैं ज़ूफेन को बाकी के लोगों से अच्छी तरीके से जानती हूँ, इसलिए निश्चित रहिए वो कभी भी हारने वालों बंदों में से नहीं है। मैंने कभी भी उसे किसी फाइट में हारते हुए नहीं देखा है, तो मुझे यकीन है कि वो इस बार भी पूरी तरीके से तैयार होकर के आया होगा। सुनिए तो सीनियर सिस्टर कैनिंग भी थोड़ा परेशान हो तो अपने मन में कहती हैं कि मैं आशा करती हूँ कि वो मिस्टीरियस ज़ूफेन, जिसका कि मैंने सिर्फ नाम सुना है लेकिन कभी भी उससे मिली नहीं हूँ, वो इस तरीके का चमत्कार करने में काबिल हो और वो न केवल मिस्टिकल हेवन सेक्ट के अंदर सुरक्षित रहने में काबिल हो बल्कि वो मेरे क्विलेंग की सुरक्षा करने में भी सक्षम हो। तो इसी के साथ में फिर हमें अगला सीन मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सेक्ट हॉल का सीन दिखाया जाता है। अब उस गेट के पास में वो डिसाइपल ज़ूफेन और क्विलेंग के पास में आता है और उनसे कहता है गेस्ट सेक्ट लीडर आपको अपने सेक्ट हॉल में वेलकम करते हैं। बड़े प्यार से उसे कहता है कि ठीक है फिर प्लीज हमें वहाँ का रास्ता दिखाइए। उसके बाद वो बंदा आगे आगे और ज़ूफेन और क्विलेंग उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और तभी क्विलेंग ज़ूफेन से कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, उन लोगों ने हमारे ऊपर बाहर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हम लोगों को अंदर बुला करके सारे सबूत मिटा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा कोई भी निशान पीछे न रह जाए और कोई भी उन लोगों को जोखिम न हो। जिसमें ज़ूफेन भी कहता है कि ये तो पक्का है कि वो सभी लोग लड़कियों के पीछे पड़े हैं और ये भी जानते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने हमारा स्वागत किया है तो इससे ये क्लियर पता चलता है कि वो सीधा हम लोगों को मार डालना चाहते हैं और उन्हें हमारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट की कोई परवाह नहीं है। तो अब हमें भी बिल्कुल भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। और शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि वो लड़कियाँ पूरी तरीके से सेफ हों और हमारे साथ खड़ी हों ताकि वो लोग उन्हें हॉस्टेज बना करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करें। इसके बाद में फिर हमें इधर सेक्ट हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो बंदा ज़ूफेन और क्विलेंग को मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सेक्ट लीडर के सामने ले आया होता है। कहता है कि ग्रीटिंग सेक्ट लीडर, मैं हमारे हॉनरेबल गेस्ट को यहाँ पर ले आया हूँ। सेक्ट लीडर भी उससे कहता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो और फिर इसी के साथ में वो ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन तुम तो वाकई में वही हो। जो सुनकर तो ज़ूफेन भी उससे कहता है कि क्या सेक्ट लीडर जुआन मुझे पहचानते हैं? तो सेक्ट लीडर जुआन भी उससे कहते हैं कि हाँ 10 साल पहले मैंने टियानियो एम्पायर में डबल ड्रैगन गैदरिंग में तैयार करने के लिए चुकिंग चैन को चुना, जबकि वहाँ पर जी वुये ने तुमको चुना। पहले तो मुझे लगा कि उसने तुम्हें पाने के लिए एक काफी बड़ी प्राइस पे करी है, लेकिन अब जबकि तुमने डबल ड्रैगन गैदरिंग में जो कुछ भी किया उसे जान करके मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका हूँ। वाकई में तुम्हारे नाम ने तो पूरा वेस्टर्न लैंड हिला रखा है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि वाकई में जी वुये की नजरें मुझसे काफी ज्यादा तेज है। बताओ अब आखिर तुम मेरे सेक्ट में
किस लिए आए हो। तो जुवन भी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि क्या सेक्ट लीडर ने नहीं सुना है, आपको ऑलरेडी नहीं पता है कि किंग चन और मैं हम दोनों ही टियान्यू से आते हैं और इसलिए हम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। और तब उसने मुझसे एक सवाल पूछा था जिसका कि मुझे एक क्लियर आंसर देना था, लेकिन मैं अभी तक उसे उसका वो जवाब नहीं दे पाया हूँ। डबल ड्रैगन गैदरिंग में उससे एक बार फिर से मिलने के बाद में मुझे एक एहसास हुआ, इसलिए मैंने उससे कहा था कि मैं उसे इसका जवाब आधे साल बाद दूंगा और अब मैं यहाँ पर उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आया हूँ। तो ये सब सुन सेक्ट लीडर भी जुवन से कहते हैं कि तो क्या ये प्यार है। तो जुवन भी खुश होते हुए कहते हैं ओ सेक्ट लीडर जुवन वाकई में काफी ज्यादा समझदार है, आप ये देख करके समझ गए। और फिर सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए कहते हैं कि जुफेन तुम एक डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल हो, अगर तुम यहाँ पर अपने सेक्ट के किसी मैटर के ऊपर आए होते तो तुमसे मैं उस बात के ऊपर खुल करके जरूर डिस्कस करता, लेकिन मेरे सेक्ट के कुछ रूल्स हैं जिसमें मेरे किसी भी डिसाइपल को किसी भी डिमोनिक कल्टीवेटर के साथ में कोई भी तरीके की फ्रेंडशिप रखने की फॉरबिडन है। इस रूप से किसी भी तरीके का भाईचारा और प्यार के लिए तो बिल्कुल मना है। और तुम उस बात को मेरे ही सेक्ट में आकर के मुझसे ही सीधा सीधा कह रहे हो, क्या तुम यहाँ पे आकर के मेरे सेक्ट के रूल्स का मजाक उड़ाना चाहते हो? गार्ड्स जल्दी से यहाँ पे आओ और इन दोनों लोगों को अभी के अभी यहाँ पे घेर लो। सेक्ट लीडर जुआन के इतना कहते हैं अचानक से वहाँ के सभी गार्ड्स जुफेन और क्विलैंग को चारों ओर से घेर लेते हैं और सेक्ट लीडर जुआन उनसे कहते हैं कि जल्दी से पकड़ लो इन सबको। और जबकि इधर जुफेन एकदम शांत हो सबसे पहले उन सभी लोगों को देखने लगता है। उन सभी लोगों की कल्टीवेशन लेवल को देखने के बाद में जुफेन अपने मन में कहता है प्रोफाउंड हेवन लेवल के कल्टीवेटर्स का ग्रुप जो मुझे फोर्स करना चाहता है कि पहले मैं इन सभी लोगों को मार डालूं ताकि इससे इसे भी रीजन मिल जाए यहाँ पे मुझे मारने का। ओल्ड फॉक्स तुम तो वाकई में काफी ज्यादा चालाक हो। इसी के साथ में फिर जुफेन स्माइल करते हुए सेक्ट लीडर से कहता है कि सेक्ट लीडर जुआन आपको तो बहुत पहले से ही पता था कि हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, तो फिर आखिर ये सब कुछ नाटक करने की क्या जरूरत है? तो इसलिए क्यों ना इन फिजूल की बातों को पहले अलग रखें, इनको बड़े क्लियर बात करते हुए एक बिजनेस डील रखें। तो अब जुफेन की इस बिजनेस डील की बात सुनकर के तो सेक्ट लीडर जुआन भी एक पल के लिए शांत हो जाते हैं और फिर उन सभी बाकी लोगों से कहते हैं कि ठीक है तुम सभी लोग अब यहाँ से जा सकते हो। इसके साथ ही वो सभी गार्ड्स भी ऑर्डर मिलते ही जुफेन और क्विलैंग को छोड़ करके वहाँ से बड़ी तेजी से चले जाते हैं। सेक्ट लीडर जुआन भी अपनी सीट के ऊपर बैठते हुए उनसे कहते हैं वाकई में टियान्यू एम्पायर में जो तुम्हारी रेपुटेशन थी तुम वाकई में उसके लिए पूरी तरीके से वर्दी हो। डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद भी तुम्हारे नाम का दूर दूर तक इस तरीके से गूंजना स्टीवर्ट जू वाकई में एक बड़ी चीज है और अगर तुम्हारी जगह पर कोई और मेरे पास में इस तरीके की कोई बात लेकर के आया होता मुझे शायद इस चीज की कोई परवाह नहीं होती। स्टीवर्ट जू अब क्योंकि ये तुम खुद हो इसलिए मैं तुम्हारी इन बातों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। तो बताओ कि आखिर तुम मेरे साथ में किस तरीके के बिजनेस करने की बात कर रहे थे? तो जुफेन उससे कहता है कि सेक्ट लीडर जुआन मिस्टिकल हेवन से डबल ड्रैगन गैदरिंग में लगभग हारा ही है, उसे वहाँ से शायद ही कुछ मिला हो। इस पे सेक्ट लीडर भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ ज्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ उतना ही जो हमेशा से मिलता हुआ आया है। मगर जुफेन आखिर तुम उस बात के ऊपर क्यों आ रहे हो? जुफेन उनसे कहता है कि कहीं नहीं, वास्तव में तो सेक्ट लीडर जुआन आप जरा अपनी पोजीशन अपनी सिचुएशन के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। डीमन स्कैमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट हमेशा से एक दूसरे के विरोध में रहा है और अब डीमन स्कैमिंग सेक्ट के पास ग्रो करने के लिए डबल ड्रैगन से जीते हुए 10,000 सीक्रेट स्टोन्स हैं, जबकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के पास तो अभी भी सिर्फ 200 सीक्रेट स्टोन्स ही हैं और आज से 100 साल बाद डीमन स्कैमिंग सेक्ट जरूर से काफी ज्यादा उन्नति करेगा, जबकि आपका मिस्टिकल हेवन सेक्ट वहीं के वहीं फंसा रह जाएगा। और तब डबल ड्रैगन गैदरिंग की होने की और भी ज्यादा संभावनाएं हो। और क्या आप ये सोचते हैं कि तब भी क्या आपके पास में उसे पलटने की कोई भी चांस होगा, या फिर क्या इस बात की संभावनाएं हैं कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट फिर से और ज्यादा राइज हो और तब तक हमारे सेक्ट मास्टर के स्वभाव को देखते हुए वो शायद आपके जैसे कोई छोटे मोटे सेक्ट को तो बिल्कुल जरा भी भाव नहीं देंगे। और इन सब चीजों से थोड़ा मजा आ रहा है ना? क्विलिंग भी हंसते हुए कहता है कि स्टीवर्ट जू हमारे सेक्ट लीडर के बारे में आपकी राय कुछ ज्यादा ही अच्छी है, मगर मुझे पता है जब वो समय आएगा तो वो ये इस चीज सुनिश्चित जरूर करेंगे कि जो लोग बाद में उन्हें नाराज करेंगे तो वो कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। जुफेन भी उसे कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि तुम वैसे ही सेक्ट लीडर को तो मुझसे पहले से जानते हो और उसके टेम्पर को तो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से। तो कुछ सोच करके तो सेक्ट लीडर जुआन की भी बोलती बंद हो जाती है और वो इन सभी चीजों के ऊपर ही सोचने लग जाते हैं। तो तभी वो जुफेन से पूछ लेते हैं कि जुफेन मुझे सीधा बताओ कि आखिर तुम एग्जैक्टली मुझसे क्या कहना चाहते हो? जुफेन उनसे कहता है कि तो चलो क्यों ना एक डील करें। तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरे पास मेरे खुद के डबल ड्रैगन गैदरिंग से जीते हुए 2000 सीक्रेट स्टोन्स हैं और वो अमाउंट ऑलमोस्ट उतना है जो कि मिडिल 3 सेक्ट के लास्ट वाले सेक्ट को मिला था। और अगर आपके पास में वो होते हैं और आप तेजी से ग्रो करते हैं तो मुझे लगता है कि अगली बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में आप डीमन स्कैमिंग सेक्ट से ज्यादा पीछे नहीं रह जाएंगे। जुफेन की इस बात के ऊपर तो सेक्ट लीडर जुआन भी काफी ज्यादा शौक होते हुए उससे पूछते
सोचते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम खुद से मुझे वो 2000 सीक्रेट स्टोन्स देना चाहते हो। उसे कहता है कि मैं सीधा सीधा तुम्हें वो नहीं दे रहा, बल्कि मैं तुम्हारे साथ में एक व्यापार कर रहा हूँ। हम लोगों को बस चू किंगचन और हांग क्यानिंग चाहिए, जिसके बाद में ये सभी के सभी सीक्रेट स्टोन्स आपके हो जाएंगे और फिर आप जो चाहे उन सीक्रेट स्टोन्स के साथ में कर सकते हैं। तो बताओ, ये है ना एक काफी अच्छी डील। तो ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनकर तो सेक्ट लीडर जुआन अभी भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता है कि ज़ूफेन क्या सच कह रहा है, लेकिन फिर भी वो उससे कहते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं अपने डिसेबल्स को 2 डिमोनिक कल्टीवेटर्स को दे दूं, वो भी सिर्फ इसके लिए। आखिर तुम मुझे क्या समझते हो? फिर उसे कहता है कि एक व्यापारी, तुमने पिछली बार किंगचन के साथ में एक डील की थी, अब उसी तरह मैं भी तुम्हारे साथ में उसके लिए एक डील कर रहा हूँ। तुम तब किंगचन को डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए अपने सेक्ट में लेकर के आए और अब ये खत्म हो गया है और आप भी ज्यादा कुछ नहीं जीत पाए। और अब जब मैं आपके पास अपनी ओर से एक घाटे का सौदा लेकर के आया हूँ, तो फिर भी क्या आप इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे? लीडर कहता है कि एक सौदे के लिए अपने डिसाइपल्स का इस्तेमाल करना ये एक राइटियस पाथ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये देखते हुए कि तुम इसके लिए इतने ज्यादा इच्छुक हो, तो ठीक है, तुम उन दोनों में से एक ले सकते हो। तो ज़ूफेन भी चिल्लाते हुए कहता है कि या तो वो दोनों या फिर ये सौदा खत्म। हम बस यहाँ से चले जाएंगे और ये लेंगे भी नहीं, ये सौदा यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो फिर ज़ूफेन अपने किलिंग इंटेंट को भी एनालिसिस करते हुए कहता है कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स हमेशा से ही क्रूल रहे हैं और हम दोनों उन्हें सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि ताकि हम अपना कुछ पछतावा कम कर सकें, लेकिन अगर कीमत इतनी ज्यादा अधिक होगी तो हम लोग इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और भावनाओं को तोड़ना एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम जैसे डिमोनिक कल्टीवेटर्स को तो चलना ही होता है। प्लीज सेक्ट लीडर जुआन, अब बहुत हो गया ये सब खेल। मुझे लगता है कि आप हमारी ईमानदारी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और अपने सेक्ट को भी ग्रो नहीं करना चाहते हैं। तो ज़ूफेन की सारी बातें सुनकर सेक्ट लीडर जुआन भी थोड़ा घबरा जाते हैं और थोड़ा शौक हो जाते हैं। साथ ही अपने मन में कहते हैं कि वाकई में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव। इसके साथ ही वो ज़ूफेन से कहते हैं कि बहुत अच्छे बच्चे, मैं तुम्हारी बात के लिए मान गया। किंगचन और क्यानिंग को जल्दी से यहाँ पर लेकर के आओ। तो इतना ऑर्डर मिलते ही एक बंदा वहाँ पे आता है और किंगचन और क्यानिंग को लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। सेक्ट लीडर जुआन ज़ूफेन से पूछते हैं कि ज़ूफेन, क्या ज़ीवुये को इस बारे में पता है कि तुम 2 लड़कियों के लिए 2000 सीक्रेट स्टोन्स को दे रहे हो? तो ज़ूफेन कहता है कि नहीं, अगर सेक्ट लीडर को इस बारे में पता होता तो क्या हम यहाँ तक पहुँच भी पाते? तो सुन, सेक्ट लीडर जुआन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ये वाकई में अकेले ही यहाँ पे आए हैं? मतलब इनके पीछे अभी डीमन स्कैमिंग सेक्ट का कोई हाथ, कोई सपोर्ट नहीं है। वाकई में ये चीज तो अब मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो गई। इसके साथ ही फिर अगले सीन में हमें यंग मास्टर साइयो को दिखाया जाता है। तो ये किंगचन वगैरह से मिलने के बाद में वहाँ से उस केव से बाहर आ रहा होता है। दूसरी साइड से वो गार्ड किंगचन और क्यानिंग को लेने के लिए वहाँ से आ रहा होता है। मास्टर विजय से पूछता है कि हे, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? बंदा उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि यंग मास्टर, मैं यहाँ पर सेक्ट लीडर्स के ऑर्डर्स पे आया हूँ। उनके ऑर्डर्स हैं कि किंगचन और हान क्यानिंग को मेन हॉल में लाया जाए। तो भाई यंग मास्टर का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है और हैरान होते हुए कहता है कि क्या फादर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उन्होंने इन दोनों को क्यों बुलाया है? फिर उस गार्ड को रोकते हुए कहता है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ में आ रहा हूँ लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए। मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा और देखूंगा कि आखिर वो ज़ूफेन कमीना बूढ़े आदमी को परेशान करने के लिए अब क्या खेल खेल रहा है। तो अगला दिन वापस से उस काल कोठरी का दिखाया जाता है जहाँ पे रुआ, किंगचन और क्यानिंग कैद होती है। कि जब यंग मास्टर सायू वापस आता है, किंगचन उससे पूछते हैं कि आखिर अब तुम वापस यहाँ पर क्यों आ गए? लेकिन तभी वो गार्ड उनसे कहता है कि सेक्ट लीडर के ऑर्डर्स पर सीनियर सिस्टर क्यानिंग और किंगचन प्लीज मेरे साथ में सेक्ट हॉल में चलिए। तो किंगचन उससे कहती है कि आखिर हम लोग तुम्हारे साथ में क्यों चले? तो वो बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता, मगर लेकिन सेक्ट लीडर की डीमन स्कैमिंग सेक्ट के उन दोनों डिसाइपल्स के साथ में जब बात हुई है, तो उसके बाद में उन्होंने मुझे तुम दोनों को लाने के लिए बोला है। इतना कहते ही तभी यंग मास्टर सायू उसे एक जोरदार किक मार करके दूर फेंक देते हैं। कहता है कि तुम्हें खाली अपने ऑर्डर्स को मानने के लिए कहा गया था, ना कि इस तरीके से अपना मुंह चलाने के लिए कहा गया। तो ये सुनने के बाद में इधर हान क्यानिंग भी शौक होते हुए कहती है कि क्या उस बेवकूफ क्विलिन को तो नेगोशिएट करना बिल्कुल भी नहीं आता, ये जरूर वो लड़का ज़ूफेन ही होगा। किंगचन, वाकई में तुम्हारा आदमी तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, उसने यहाँ तक इस सेक्ट लीडर को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। किंगचन भी खुश होते हुए कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स वो जरूर ऐसा कर सकता है। इस बात से यंग मास्टर सायू तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और घूरते हुए उनसे कहता है कि इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम अभी सिर्फ मेन होली जा रही हो, क्योंकि तुम्हें तो वहाँ जाकर के बस सिर्फ ये देखना है कि कैसे तुम्हारा वो ज़ूफेन, कि कैसे वो मेरे फादर के सामने घुटनों के बल बैठ करके भीख मांग रहा होगा कि तुम्हें छोड़ दिया जाए। गार्ड, अब चलो जल्दी से खड़े हो जाओ और इन दोनों लड़कियों को यहाँ से ले जाओ। कह करके जैसे ही वो किंगचन और क्यानिंग को ले जाने लगते हैं कि तभी चिल्लाते हुए यंग मास्टर सायू से कहती है कि रुको जरा, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ में मेन हॉल में वो सब कुछ देखने के लिए चल सकती हूँ? तो सायू कहता है कि हाँ जरूर सीनियर सिस्टर रूहा, आपने पहले भी मेरा काफी ज्यादा ख्याल रखा है, लेकिन जब से वो कमीना कुंडा आपके सामने आया है तब से आप पूरी तरीके से बदल गई हैं। तो क्या कहीं तुम भी उसके चार्म के आगे फंस तो नहीं गई हो? फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलता हूँ ताकि तुम भी ये देख सको कि एंड पे जाकर के यहाँ का असली विनर
कौन होगा। इतना कह करके फिर वो जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से उन तीनों लड़कियों को लेकर के जाने लगता है। इसके साथ ही फिर अगला सीन हमें मेन सेक्ट हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पे की ज़ुफेन और कुई लिंग अभी भी सेक्ट लीडर के सामने खड़े होते हैं। तभी ज़ुफेन और कुई लिंग की बंदियां यानी कि किंग चेन और क्यानिंग वहाँ पे आ जाती है। इसमें सुईडू और पीछे यंग मास्टर सायू खड़ा होता है। अभी जब इतनी सालों के बाद में कुई लिंग की नजरें अपनी बंदी क्यानिंग के ऊपर पड़ती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और क्यानिंग को गले लगाने के लिए बक्कर के उसकी और क्यानिंग क्यानिंग कहते हुए आने लगता है। लेकिन तभी क्यानिंग बीच में अपने पैर को लाते हुए उसे रोक देती है और उसे कहती है कि रुको, आखिर तुम कौन हो। तो कुई लिंग उसे कहता है कि क्यानिंग ये मैं हूँ कुई लिंग। तो क्यानिंग भी अब कुई लिंग को इस तरीके से देख करके पहले के कुई लिंग को याद करने लगती है कि पहले का कुई लिंग कैसा लगता था और अब ये कैसा है। कि भाई पहले टकले पे काफी बड़े बाल थे लेकिन अब तो बाल भी नहीं रहे। उसे कहती है कि कुई लिंग क्या ये वाकई में तुम हो। कुई लिंग उसे कहता है कि काफी समय हो गया देखे हुए, तुम तो अभी भी हमेशा की तरह इतनी ज्यादा खूबसूरत हो। तो क्यानिंग भी कहती है कि हाँ बहुत समय हो गया मिले हुए, तुम तो काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो। इस सीरीज में और भी ज्यादा रोमांटिक माहौल शुरू होने लगता है और किंग चेन और ज़ुफेन भी एक एक करके एक दूसरे से मिलने लगते हैं और कुछ पल तक प्यार से एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद में ज़ुफेन किंग चेन से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। चेन अपनी एक प्यारी सी गहरी अदा के साथ मुझसे कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ से सिर्फ ले जाने के लिए आए हो। ज़ुफेन भी उसकी ऐसी अदाओं को देख करके एक पल के लिए थम सा जाता है। तो ज़ुफेन भी कहता है कि हाँ लेकिन बस सिर्फ इसके लिए नहीं, हाँ मैं यहाँ पर बस तुम्हें सिर्फ ले जाने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारे 10 साल पुराने सवाल का जवाब भी देने के लिए आया हूँ। तो किंग चेन भी उससे कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी वो सवाल याद है। तो ज़ुफेन कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, बेशक मुझे वो याद है कि तुमने ड्राफ्टिंग फ्लावर सिटी में मुझसे पूछा था कि क्या मेरे पास में यहाँ पे और ज्यादा रुकने का कोई रीजन है। किंग चेन उससे कहती है कि मुझे याद है तुमने पहले मुझसे सीधा सीधा मना कर दिया था। तो ज़ुफेन कहता है कि नहीं, मैंने तब झूठ कहा था और इसीलिए तब मुझे खून की खांसी आई थी और यही उस खून का रीजन है जब तुमने वो देखा था और अब मैं एक बार फिर तुम्हें उसका जवाब देना चाहता हूँ। ड्राफ्टिंग फ्लावर सिटी में उस टूटे हुए घर में रहने का मेरा रीजन पूरी जिंदगी बिताने का था क्योंकि उस घर में मैं उस पर्सन के साथ में था जिसे मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ना चाहता। जो सुनने के बाद में तो भाई इधर किंग चेन भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो पहले जब उसने वो सवाल पूछा था और जिस तरीके का वो आंसर सुनना चाहती थी वो आखिरकार उसने सुन लिया है, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश होती है। ज़ुफेन से कहती है कि क्या तुम वाकई में इस बार झूठ तो नहीं बोल रहे हो, है ना। तो ज़ुफेन भी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि आखिर इस बात के बारे में कौन जाने, लेकिन तुम्हारे पास में ये देखने के लिए पूरी जिंदगी होगी। तो बताओ क्या तुम इस आंसर को वेरीफाई करने के लिए कैस डीमन के साथ में अपनी पूरी जिंदगी को जीने के लिए तैयार हो। जिस पे किंग चेन भी खुश होते हुए उससे कहती है कि बेशरम डीमन, मैं अपनी पूरी जिंदगी भर तुम पर नजर रखूंगी कि कहीं तुमने ये झूठ तो नहीं बोला। इतना कहने के बाद में फिर वो दोनों लोग धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर भाई एक दूसरे के एकदम टाइटली गले मिल जाते हैं। वहाँ का पूरा माहौल और भी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है और फिर ज़ुफेन उससे प्यार से कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भर तुम्हारी आवाज सुनूंगा, तुम्हारे हर कदम, तुम्हारी हर गतिविधियों पर नजर रखूंगा, जिंदगी भर तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हारे साथ साथ चलूंगा और वो भी अपनी पूरी खुशी के साथ में। तो ये सब कुछ देख करके तो कुई लिंग और क्यानिंग तो ज़ुफेन और किंग चेन के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं कि सुईडू किंग चेन के लिए खुश तो होती है लेकिन अपने लिए थोड़ा दुख भी। ज़ुफेन को लेकर के इसके पास भी कुछ फीलिंग्स, कुछ प्यार था, वो खुश होने के साथ साथ थोड़ी दुखी भी होती है। सबसे ज्यादा दुखी और गुस्सा तो यहाँ पे यंग मास्टर सायू होता है, इसलिए वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने फादर से कहता है कि फादर आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, फिर आप इन दोनों लड़कियों को, इन डीमंस को क्यों दे रहे हैं। इसके बाद मेरे और मेरी बीमारी के बाद में फिर क्या आप चाहते हैं कि मैं ठीक ना हूँ, मेरी बीमारी कभी ठीक ना हो। फिर हमें सेक्लियर को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे की बात को सीधा इग्नोर करते हुए सीधा ज़ुफेन से कहता है कि ज़ुफेन तुम्हें ऑलरेडी वो अब मिल चुका है जो तुम चाहते थे, बताओ क्या तुम अपना वादा निभाने के लिए तैयार हो। सेक्लियर की ये बात सुनने के बाद में तो ज़ुफेन भी उससे कहता है कि ओ प्रॉमिस, मगर कौन सा प्रॉमिस, आखिर मैंने तुमसे कब कुछ वादा किया था। तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट का सेक्रेटरी भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है, अपनी सीट से खड़े होते हुए कहता है कि ज़ुफेन कमीने, क्या तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत कर रहे हो, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम अभी भी मेरे यहाँ पर मिस्टिकल हेवन सेक्ट में ही हो। लगता है कि अगर तुम इस तरीके से अपने वादे से पिछड़ जाओगे तो क्या तुम यहाँ से बच करके निकल पाओगे। सेक्रेटरी की बात सुनने के बाद उससे कहता है कि ओ तो इससे क्या फर्क पड़ता है मेरे पास ऑलरेडी अब वो व्यक्ति आ चुका है जिसे मैं चाहता था, इसलिए मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं।